चोरी का प्रकरण अभी तक चला है। मैं 10-15 मिनट में इसको पूरा करता हूँ। कुछ नए बिंदु और रह गए, मैं सोचता हूँ एक बार पूरे आ जाएं। बस शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाता हूँ 10 मिनट के अंदर, और इसके बाद ब्रह्मचर्य की चर्चा करेंगे अपन। सारे विश्व की समस्याओं का समाधान क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना, बड़ी क्रेज बना करके छोटा काम करना ये चोरी है। बड़ा क्रेज, समझ गए? मैंने 7वीं प्रतिमा का नियम डिक्लेयर कर रखा है, मैं 7वीं प्रतिमाधारी, और काम हो रहे हैं 3री प्रतिमा के या दूसरी प्रतिमा के, पहली प्रतिमा के या मिथ्यात्व के। तो क्रेज तो बड़ा कर दिया। आपने कहा था हम अपनी लड़की की शादी में 1 करोड़ की शादी करेंगे, और फिर 50 लाख की करो तो क्या कहलाएगा? आपने बड़ा क्रेज करके छोटा काम किया, ये चोरी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, छोटा नाम रखाए के बड़ा काम करना। छोटा नाम रखा करके बड़ी प्रतिज्ञा का पालन करो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा नाम रखा करके छोटा काम नहीं करना। तो ये क्रेज बना करके काम, ये कुशील है। कोई भी सामाजिक परंपराओं को तोड़ करके किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ अफेयर करता है, करती है, माता पिता से छुप के करती है, तो ये चोरी है। कुशील तो है ही, लेकिन चोरी भी है। नैतिक मूल्यों की बहुत बड़ी चोरी है, इनको नहीं चुराना चाहिए, संस्कृति नहीं गिराना चाहिए। एक और पॉइंट है, कभी कभी गलती से कम मांग ली। कम मांग ली मतलब समझिए, जैसे अपन ने 100 रुपये का, 75 रुपये का सामान लिया और 100 का नोट दिया, तो 25 वापस मिलने चाहिए, लेकिन गलती से उसने 50 रुपये दे दिए। अपन ने तो मांगे नहीं थे, उसने खुद दे दिए। तो इस चीज़ को यूँ समझो, हिसाब किताब भुला देना, ये भी एक चोरी है। हिसाब किताब भुलाना, समझ गए? कभी न किसी ने ज़्यादा दे दिए तो हमने ज़्यादा रख लिए, कम मांगे तो कम दे दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। एक और बहुत अच्छा बिंदु है, मूल्यांकन कम करना। मूल्यांकन कम करना। बेचारा गांव का किसान आया सोना लेकर के, तो उसको कम मूल्यांकन कर दिया। अब वो तो बेचारा भरोसा करता है। श्रीमद् राजचंद्र जी की घटना याद है आपको? श्रीमद् राजचंद्र जी जानते थे हीरे मोती जो हैं बहुत कीमती हैं, लेकिन जो अरब का शेख आया था बेचने के लिए, उससे पूछा रेट क्या है, तो उसने कम रेट बताए, तो उन्होंने ले करके ज्यों के त्यों पैक करके अलग रख दी, क्यों खुद तो जानते थे कि अधिक कीमत है इसकी। उसने कम रेट बताया तो कम पे खरीद लिए और लेके रख दिए। सौदा कंप्लीट, पैसा लेके चला गया। होटल में जाकर के उसने अपने भाई को बताया कि मैं आज हीरे बेच कर, मैं मोती बेच करके आया हूँ। बोले कितने रुपए में बेचे? बोले इतने में। हैं, लुट गए। तुम तो आधे से भी कम में बेच कर आए, ये बहुत कीमती थे, तुम्हें बेचना नहीं आता। अब बेचारा घबराया। डीलिंग तो कंप्लीट हो गई थी ना कायदे से। दोनों भाई आए श्रीमद जी के सामने, साहब मैं लुट जाऊंगा, मेरा सारा व्यापार चौपट हो जाएगा, मेरा भाई कुछ जानता नहीं है, इसने कम मूल्य में आपको बेच दी। बोले भाई मुझे खबर थी, मैं परखता हूँ, मैं जानता हूँ इनकी कीमत। तुम चाहो तो वो अतिरिक्त कीमत ले जाओ, और नहीं बेचना चाहो तो भी अपने मोती वापस ले जाओ, वो अलग रखे हुए, मैंने मिलाए नहीं और बेचे भी नहीं, उठा करके दे दिए। ये है चोरी का परिणाम। समझ में आया? चोरी का परिणाम है कम, सामने वाले को बेवकूफ़ बना देना। एक बहुत काम होता है, मकान का मूल्यांकन कम कर देना, मनुष्य का मूल्यांकन कम कर देना। अब गिनती करा रहा हूँ, आत्मा का मूल्यांकन कम करना। तुम अपने आप को कितना कम आंकते हो? तुम हो तो 3 लोग के नाथ बनने के लायक, कितनी कैपेसिटी है, अपने मूल्यांकन करो अपनी कैपेसिटी का। तुम्हारे उपयोग की कितनी कीमत है? तुम चाहो तो क्षण भर में सम्यक दर्शन ले लो, अंतर मूर्त में केवल ज्ञान। तुम अपना मूल्यांकन कम करते हो। साधर्मी का मूल्यांकन कम करो, पाप है, चोरी है, ये कहना चाह रहा हूँ। किसी को कम मत आंको, पैसे से मत आंको, पैसे से आंकोगे कम आंकोगे आप। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। कई बार किसी की मजबूरी का लाभ उठाया जाता है, मजबूरी समझ गए? अब वो बेचारा आज ही पैसे चाहिए उसे अर्जेंट, आपको पता लग गया इसे आज ही पैसे चाहिए। बोलो उसका मकान कितने में खरीदोगे आप? उसका गोल्ड कितने में खरीदोगे? भाई लेना हो तो ले लो, हमारे पास इतना ही है। ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर कभी भी किसी का शोषण मत करो। कभी ना कभी तुम्हारी भी अटकेगी, ये कह रहा हूं मैं आपको। आपको कम कीमत पर मजबूरी में बेचना पड़े तो कैसी तकलीफ होती है। ऐसे कभी किसी का कम कीमत पे मत लो।
और कभी भी उसको मान लो मार्केट में पूरे माल नहीं मिल रहा, मार्केट में माल नहीं मिल रहा, आपके पास है, अब आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, ज़्यादा कीमत मत वसूलो। मैं इसलिए ये कहना चाहता था कम से कम एक बार सबकी नॉलेज में आ जाए, इसलिए ये पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक घटना छोटी सी सुना रहा हूँ। गणेश प्रसाद जी बर्नी जी बरुआ सागर से सोनागिर जी जा रहे थे, बहुत सारे परिवार जा रहे थे बरुआ सागर से सोनागिर। उस समय सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, तांगे में बैठ के जाना पड़ता था, सड़कें कच्ची थी। तो बरुआ सागर के सेठ जी का तांगा भी जा रहा था और परिवारों के भी जा रहे थे, इनका भी जा रहा था। और सेठ जी का तांगा सबसे आगे, तो कच्ची सड़क होने की वजह से धूल उड़ रही थी, धूल। तो गणेश प्रसाद जी बर्नी जी यहाँ से बैठ गए ऐसे क्या कर। तो जैसे ही तांगे वाले ने देखा कि बर्नी जी को धूल लग रही है और ऐसे कर रहे, तो उन्होंने फटाफट तेजी से आगे बढ़ा दिया, तो अब इनकी घोड़े की बैलगाड़ी और क्या कहना तांगे की धूल अब पीछे सेठ जी को लग रही। तो सेठ जी बहुत गर्म हो रहे, जल्दी कर, आगे कर, आगे कर, आगे कर। बोले नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता, जब वो तांगा दौड़ा सकता है तुम क्यों नहीं दौड़ा सकते उससे आगे। जो उत्तर दिया था मुझे आपको देना है वो। वो तांगा वाला बोला सुनो, आप भले ही पैसे वाले हो गए और वे त्यागी हैं, वे 4 पेड़े लाए थे शुद्ध गाय के दूध के, 4 पेड़े भोजन करते समय 2 उन्हें खाए थे और 2 तांगे वाले को खिलाए थे। और आपने अकेले भोजन कर लिया, एक मिठाई का पीस तक नहीं दिया हमें। मैं नहीं दौड़ाऊंगा आगे। बहुत घटनाएं ऐसे, तो बहुत घटनाएं हैं। जमादारन सफाई करने आती थी, पहले लेटरिन बाथरूम की सफाई किया करते थे। तो सारी दुनिया जब जमादारन आती है तो होली पर, दिवाली पर, रक्षाबंधन पर नाश्ता देते हैं उनको। तो सारी दुनिया कैसा नाश्ता देती है वो मैं जानता हूँ। सबसे आखिरी की पूड़ी, जिसको अपन कहते हैं डडेल के घी की पूड़ी, सबसे आखिरी के जले हुए सेव कम घी व तेल वाली ऐसे देते। और जे बाई जी हमेशा अटपेरा घी की बढ़िया पूड़ी, गूजा, पपड़ियाँ, मिठाई अच्छे देते थे। तो जितने लोग रिश्तेदार होते थे वो ऐसे कहते तुम क्यों देती हो इसको, ऐसा इतना अच्छा क्यों देती हो, वो दे दो खराब वाला। तो वे उनकी इतनी करुणा रहती थी। मूल्यांकन है, ध्यान रहे, व्यक्ति का मूल्यांकन। वो जमादारन है, हरिजन है, इसलिए मैं उसे कम नापूं ऐसा नहीं, वो भी तो अपनी जैसा जीव है, वो भी तो अपने जैसा जीव है। मैं कम क्यों दूं, साल में 3 बार ही तो देती हूँ, खराब क्यों दूं, अच्छा देते। अब एक दिन उनका सोने का कंगन गिर गया लेटरिन में। अब ये भूल गई उसे बताना हरिजन बाई को, और मंदिर चली गई और वो भर के ले गई और फिर कूदने लगी। और जो कूदने लगी ना तब उसे दिख गया वो, अरे ये तो बाई जी का कंगन है। धो धा के वो कंगन ले आई वापस। उस जमाने में कंगन लेके आई, भाई जी फेंक जाता तो आपने बता तो देते, कंगन गिर गया, चला जाता तो। कुछ समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। जितने हिंदुस्तान में बच्चों के किडनैप होते हैं, जितने नौकर चाकर शामिल होते हैं उसमें, चोरियों में 80% नौकर शामिल होते हैं। वे राज बता देते हैं, कहाँ से घुसना है, कहाँ से क्या करना है, सब बता देते हैं सारे। क्यों कि आप नौकर को नौकर समझते हो, भगवान आत्मा नहीं समझते। इसलिए मैंने ये पॉइंट पढ़ाना था आपको। उसे भी अपने समान जानो, उसे भी भगवान आत्मा समझो। तो दोनों उस घटना में वो सोने का कंगन वापस आ गया। मुझे इन घटनाओं से बहुत सीखने को मिला। कभी किसी को कम मत समझो, आप अपने नौकर को हमेशा मीठा बोलो, भाई की तरह बोलो। हमें बहुत अच्छा लगता है, एक भोजन करने गए एक घर में, तो बाई काम करने आती थी, बाई बर्तन वाली, मैंने इतनी सेठानी इतने प्रेम से बोलती थी, दीदी दीदी, और उनके जो बच्चे थे भाभी जी भाभी जी ऐसे बोलते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस बर्तन मांजने वाली ने एक दिन भी तो नागा नहीं करती प्रेम के व्यवहार से। और कभी भी तकलीफ हो, कोई बात हो तो झट आ जाए, काम आ जाए तो एक्स्ट्रा कर देवे, बड़ी प्रेम जैसा रहे, एक घर में जैसे रहती। और कभी उसे जरूरत पड़ जाए, बीमारी सुख दुख कोई बात हो जाए, तो तुम्हारी रहने दो, बर्तन नहीं मांजो, हम मांज लेंगे। इतने से प्रेम के व्यवहार से वो ईमानदार है, धोखा नहीं दे रही, एक दिन भी इतनी सी पैसे की चोरी नहीं हुई। हम क्या कहें आपको।
अच्छा व्यवहार नहीं हो, मूल्यांकन कम, समझ में काय का वर्णन कर रहे हो, मूल्यांकन। आप अपने बेटे का मूल्यांकन तक कम करते हो तो बेटा बेवफा हो जाता है, बहू का मूल्यांकन सही नहीं करते तो वो बेवफा हो जाती है, और नौकरों के साथ अच्छा मूल्यांकन करो, भगवान आत्मा देखो, वो तक आपका सगा हो जाएगा। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं मुझे, नौकरों से व्यापार चल रहा है और सेठ जी आराम से बैठे, केवल अच्छे व्यवहार की वजह से। आप उनमें सुख दुख में साथ रहो उनके। इतने में मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मैंने आत्मा भी कहा, आत्मा का मूल्यांकन भी सही करो, साधर्मियों का मूल्यांकन भी सही करो, नौकर का मूल्यांकन भी सही करो। अरे क्या कहें जैन शासन की उदार छाती, ये तो एकेंद्र जी में ही भगवान आत्मा कहता है। कितनी सुंदर पंक्ति कहीं लिखी नहीं मिलेगी, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंझार। तो एक तो मूल्यांकन कम नहीं करना, ऐसे किसी का कोई प्रकार की मजबूरी का लाभ नहीं उठाना, और रोब नहीं गांठना। अब रोब नहीं गांठना, मुझे फिर याद आ गई बात, हमें पंडित साहब ने सिखाया, हमें और भी त्यागी व्रतियों ने समझाया कि कभी अपने ब्रह्मचर्य को समाज पर अधिकार नहीं समझना, रोब नहीं गांठना, अधिकार नहीं समझना। मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम क्या समझते हो, मेरे लिए पानी पिलाना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना नहीं, कभी नहीं करना, क्योंकि ये चोरी है, अपनी प्रभुता का दुरुपयोग चोरी है, अपने पुण्य का दुरुपयोग, इस पर तो बहुत बोल सकता हूँ, अपने पुण्य का दुरुपयोग बहुत बड़ी चोरी है। ठीक है, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? आप कितने ही बड़े धर्मात्मा हो, कितने ही बड़े विद्वान हो, लेकिन अपनी प्रभुता का, आप तो मुझे जानते हो, बेटे 10 लाख देना, ऐसे लोग हैं 10 लाख ले लिए, इनसे भी ले लिया, उनसे भी ले, फिर खा के भाग गए। प्रसिद्धि का दुरुपयोग, नीरव मोदी इधर से ही पैसे ले लिया, उधर से इधर के पैसे इधर की टोपी इधर चढ़ा दी, इधर की टोपी इधर चढ़ा दी, जी क्या मतलब नहीं। सुनो, ज्यादा दिन नहीं सफल हो पाओगे, सफल तो क्या, मैंने एक दिन बताया था, पापानुबंधी पुण्य के उदय से सफल दिखाई देते हो, लेकिन वो पीड़ा भयंकर होती है, जिंदगी में कभी नहीं। आगे चलो, और कोई पॉइंट रह गया तो बताता हूँ, है ना। एक और बहुत बढ़िया बात, ये भी सुनने लायक है सबके लिए, उसमें लिखा है चोरी करना सिखाना नहीं, ग्रंथ में लिखा है मूल में, चोरी करना सिखाना नहीं। तो क्या मतलब है चोरी करने सिखाने का? आप सिखाते हो, चोरी सिखाते हो, तो कैसे सिखाते? जैसे आप सीए हो तो आप नई नई जुगाड़ बता रहे हो उसे चोरी की यदि आप वकील हो तो ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे कर लेगा। अच्छा तुम्हें पता ही है ये इलीगल केस चल रहा है, बेफजूल का है, उसे सही समझाओ, बहुत कठिन काम है ये तो। गांधी जी जैसे कि बस की है कि हमें पैसे का लाभ हो या नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें गलत काम नहीं सिखाएंगे। मैंने इलीगल रास्ता देकर के दोनों को भटकाना, दोनों को लूटना एक प्रकार का गलत काम है। मैं सच कहता हूँ, यदि पूरे देश के वकील, सेल टैक्स सलाहकार, इनकम टैक्स सलाहकार, जीएसटी सलाहकार, सीए यदि ईमानदार हो जाए तो ये पूरा देश ये को रातों रात वर्ल्ड का नंबर 1 हो जाए। लेकिन ऐसे ऐसे रास्ते निकालने में उपयोग लगाती। तो इंजीनियर है, एक दूसरे को जुगाड़ बताएगा, तू तो ऐसे खाना सीख, 2% कमीशन बनता है, ऐसे ले ली, नीचे से ले ली, मिलावट कर दे। मिलावट समझ गए? सड़क बना रहे हो तो सीमेंट में राख मिला दी, इतनी सीमेंट ऐसे बेच दी, ये गजब हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है जैन धर्म माने रटा रटा है क्रियाकांड, बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन माने वर्ल्ड की दी बेस्ट सोशलॉजी, दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वर्ल्ड का। समझ में आया? तो चोरी करना नहीं सिखाना कभी, चाहे वकालत हो चाहे कुछ भी हो। अरे सेटिंग है, सेटिंग कर ले एक सच्ची घटना हुई, मुझे लेने आए उज्जैन में बड़नगर ले जाने के लिए। तो पहले टोल टैक्स नहीं लगता था, टोल प्लाजा बन गया, टोल प्लाजा बीच में। तो जैसी गाड़ी वहाँ पर आई तो बोला ये विधायक की गाड़ी है, और निकल गए। मैं सोचता रहा ये विधायक की गाड़ी कैसी है, तो मैं पूछा, मैंने विधायक की गाड़ी है? अरे नहीं नहीं, कौन पूछता है, निकल गई मुश्किल से 50-60 रुपए बचाने के लिए। अब रिटर्न का नंबर आया तो फिर मैंने कहा सुना पैसे दे देना
पैसे चुका देना इसके। बोले अरे वो सब चलता है, ऐसे देने लगे तो हमें तो दिन रात चाय जब निकलना पड़ता है, ऐसे कहाँ तक देंगे। मैंने मुझे प्रवचन मत दो, तुम मुझे बिठा के लाए हो, चोरी के पैसे की पेट्रोल से चलूँगा तो मुझे पाप लगेगा, आइंदा तो मुझे लेने मत आना। नहीं अभी चुका दे तुम। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, नाम लेके सुना रहा हूँ आपको। मैंने फिर आधा घंटा उपदेश दिया उसको। मैंने मरते समय तुम करोड़ों छोड़ जाओगे, 50-100 रुपट्टी 1000 रुपट्टी बचा के क्या फ़ायदा। और किसी दिन उसको पता लग जाए, प्लाजा वाले को कभी तो पता लग ही जाए ना। दिक्कत है हम छोटी मोटी चोर बनना, मैंने हमें लगता ही नहीं हम चोर हैं, लगता ही नहीं हमें। मैंने बड़े चोर चोर होते, छोटे चोर चोर नहीं होते। तो फिर समझाया, फिर उनको खबर करवाई 2-3 बार कि आइंदा कभी भी नहीं करना ऐसा काम। और मैंने देखा है उनका, इधर से पैसा बचाया होगा मुश्किल से 2-5 हज़ार भी नहीं बचाए होंगे चोरी कर करके। अभी 12 लाख रुपया IPL के सट्टा में चला गया उनका, IPL के सट्टे में चला गया 12 लाख। और विश्वास खत्म हुआ सो अलग, परिणाम खराब हुए सो अलग, और आपसी जो मिलनसारिता वो खत्म हुई सो अलग। ये IPL की बात आ गई तो मैं सबसे कह रहा हूँ भैया, सबसे इस समय IPL के सट्टेबाजी में हमारे कितने जैनी परिवार, अजैन भी हो रहे होंगे, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। एक मुमुक्षु की खबर पड़ी, 2.25 करोड़ रुपए का घाटा हुआ उसे, छिपाते माँ बाप से नहीं बताया। ऐसी स्थिति आ गई, सारे भाई चाचा वगैरह सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से महीना भर में उसे बचाया आत्महत्या से। और फिर उससे कहा कि हम अपनी ज़मीन बेच देंगे, हम अपना प्लाट बेच देंगे, बड़ी मुश्किल से निपटा केस। उस दिन मुझे ऐसा विकल्प आया कि मैं सारी दुनिया को कैसे समझाऊं कि IPL की सट्टेबाजी में कभी मत पड़ो, रातों रात करोड़पति मत बनो, मेहनत करके करोड़पति बनो, बनना होए तो। और नहीं तो हम फिर कह रहे नीरव मोदी जैसे कंगाल हो जाओगे, विजय माल्या जैसे हो जाओगे। मैं पापियों के नाम नहीं गिनाना चाहता, बहुत हैं, सो आप गिन लेना। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में एक पैसा हराम का खाना माने तुम भगवान बनने की मौके को किक आउट कर रहे हो, लात मार रहे हो, यूँ समझाओ। रत्नत्रय का मार्ग नहीं छोड़ना इस चक्कर में। एक और 5 भाई हैं, एक भाई मंदबुद्धि है, उसे अपन कम दे दें, उसकी मिसेज मजबूर है बेचारी, वही मजबूरी का लाभ उसे कम बंटवारे में दे दिया। बिल्कुल नहीं, सही बताएं, सबसे ज़्यादा उसे देना चाहिए। क्यों? मंदबुद्धि, वो कमा नहीं सकता, परेशान हो सकता है, कोई बात हो सकती है, उसकी सेफ्टी कर देना चाहिए। सब भाइयों को उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपने में ऐसा लगता है जी क्या कर लेगा, इसकी मिसेज क्या कर लेगी, गुलाम की तरह रहेगी, इसकी मिसेज नौकरानी की तरह रहेगी। यदि इतनी हल्की सोच है, वही मूल्यांकन वाली बात, जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं करना। सच बात कहें, मंद बुद्धि को ठगने वाला असंख्यात जन्मों तक मंद बुद्धि होता है। मैं सिद्ध कर सकता हूं ये बात। अब बात आ गई थी, एक घटना और सुना रहा हूं। घटना मैंने शॉर्ट में, जितने प्रोफेसर हैं कॉलेज के, और ईमानदारी से नहीं पढ़ाते, टीचर वगैरह स्कूल में, जबकि उन्हें ज्ञान दान देने का सुंदर अवसर मिला था, गवर्नमेंट बहुत अच्छी सैलरी दे रही है, बेरोजगारी की कोई टेंशन नहीं है, अब सब प्रकार से सेटल है, इसके बावजूद ट्यूशन पढ़ाना, पैसा कमाना, अलग अलग प्रकार से पैसा कमाना, किताबें लिख करके अथवा क्या क्या करके, वो मान लीजिए पेपर बना के ना, बहुत बहुत तरीके हैं। लेकिन हम खास तौर से ज्ञान दान के मामले में बेईमानी करना, ट्यूशन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, उन्हें बाहर नहीं पढ़ाना, इससे मैंने देखा है जितने टीचर हैं, एक तो वे 99% बीमार हैं, नंबर 1, और उन सब की संतानें क्या कहें, संस्कृति संस्कार दोनों का ठिकाना नहीं है। आप भी देख लेना, क्यों? मैंने ये देखा है, आप ज्ञान दान में बेईमानी कर रहे हो तो आपकी संतान ही बेवकूफ़ निकल आती है। आपकी संतान से आप जिंदगी भर दुखी रहोगे, कमाना काय के लिए। हम एक बात फिर कहते हैं, जैन शासन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं भैया। अपने बच्चों में धन कमाने की कला मत दो, धन से विरक्त रहने की कला दो। बच्चा कभी निर्धन होकर नहीं मरेगा, कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी प्यासा नहीं मरेगा। क्या बोल गए? जल्दी बोल गए हम, बोलना बेटे। पर अपने बच्चों को धन कमाने की नहीं, धन से विरक्त होने की कला सिखाओ, संस्कृति दो, संस्कार दो। पंडित साहब की भाषा में बोलो, अपने बच्चों को संपत्ति ही नहीं,
संस्कार की संपत्ति दो। संस्कारी बच्चा होगा तो फिर क्या धन संचय है ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कभी नहीं करना। फिर कहते हैं इस पे बहुत ध्यान देना, और इसीलिए मैं कहता हूँ स्वाध्याय शिविर पाठशाला, क्योंकि इससे बनते हैं सबका जीवन। तो संस्कारी बनाएं, समझ में आए, किसी मंदबुद्धि को परेशान ठगाए नहीं, अपने भाइयों में भी उसका बहुत ध्यान रखें। चलो अब अपना अगला प्रकरण ले रहे हैं अपन, है ना। एक लाइन और कह के पूरा करता हूँ। आवश्यकता से अधिक व्यापार नहीं करना, सुबह कहा था मैंने, आवश्यकता से अधिक व्यापार नहीं करना। अभी के प्रकरण में कह दिया, तब समझ लेना, सुबह विस्तार से समझाया था। आइए अब एक नई समस्या की चर्चा करना है। इस टॉपिक को तो अपन ने जल्दी कर दिया, कम से एक बार नॉलेज में आ जाए इसलिए। अभी विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, भारत की बहुत बड़ी समस्या, एक बर्निंग प्रॉब्लम है एक प्रकार की। जैन दर्शन उसका क्या समाधान सुझाता है, मैंने उसकी पूरी रिसर्च करने के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। और वो समस्या एकदम नेचुरल है। यदि जिनवाणी से पूछेंगे ना, तो आपने एक बात देखी होगी कि 80 साल के आसाराम को भी उन कंट्रोल नहीं कर पाते उन परिणामों का। 4 साल का बच्चा, 1.5 महीने पहले ये घटना घटी। 4 साल का बच्चा, उसे हम घटना को कहने में भी अच्छा नहीं लगे, उसने 4 साल की लड़की के साथ स्कूल में, नर्सरी LKG में पढ़ने वाला बच्चा 4 साल का, और उसने उस लड़की की अंडरवियर उतार के उंगली गुजार दी, मैंने ऐसी हरकत करी। इसके बाद रिपोर्टिंग हुई, प्रिंसिपल को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, प्रिंसिपल को नौकरी से हटा देना चाहिए, और बहुत उधम हुआ। बाद में उस बच्चे को आज जेल में बंद कर रखा है। उस बच्चे को बाल सुधार गृह के अंदर बंद कर दिया। ये मैंने छोटे बच्चे की कहानी सुनाई। आज से 8 साल पहले हमारे विद्यालय में जो खनिया थाना में चलता है, 6 साल का एक बच्चा, कक्षा 1 का बच्चा, और कक्षा 1 की एक बच्ची से कहता है आई लव यू। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, आहा जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं छपी थी। एक बार 2013 की आहा जिंदगी में इस प्रकरण में बहुत बड़ा लेख छपा था। आप उन बहुत सारी घटनाएं दी उसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पर हमें खुल के बात करनी है, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। मैंने इसमें संकोच नहीं कर रहा हूँ, सबको गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, पूरे सबको। आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही, इनके कारणों पर विचार करो। 4 साल के बच्चे को जेल भेजने से कोई वो सुधर नहीं जाएगा। हो सकता है वहां और गंदे बच्चे उसको गंदी हरकतें सिखा दें। बहुत सारे सुधार अभी सजेस्ट करूंगा, 30-40 सुधार हैं। कितने आज चलते हैं, कुछ आज कुछ कल, मैं बहुत सारे सुधार हैं। और मैं इसकी आपको PDF भी सबको भिजवाना चाहता हूँ, वायरल करना चाहता हूँ, आप उसे ले लेना। करीब 3 पेज का एक केस है और 3 पेज यानी 6 पेज का मटेरियल है। आप सब लोगों से बारंबार पढ़ें। मैंने उसमें सारे प्रिकॉशन दिए हैं आपको क्या करना चाहिए। हमारी जिनवाणी ये कहती है कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। पशुओं में आहार संज्ञा बहुत हावी है। आधी रात को भी आप देखेंगे तो चिंटियां भोजन ढूंढती रहेंगी। कुत्ते को आप कभी भी देखो भोजन ढूंढता मिल जाएगा। सुअर को आप कभी भी देखो भोजन ढूंढता हुआ मिल जाएगा। गाय को कभी भी देखो भोजन ढूंढता हुआ मिल जाएगा। इनकी आहार संज्ञा बहुत हावी होती है। नारकियों में भय संज्ञा बहुत हावी होती है। मनुष्यों में मैथुन संज्ञा बहुत हावी होती है। इसलिए 6-8 साल का बच्चा भी ना मालूम कहाँ से सोचने लगता है। फिर जरा सा उसे सहारा मिल जाता है टेलीविजन वगैरह का, और कोई गंदे लोग मिल जाएं उसको मोहल्ले में, तो वो बिगड़ जाता बेचारा। ये मैथुन संज्ञा जबरदस्त है मनुष्यों में। इसके कंट्रोल में ग्रंथों में बड़ी बातें लिखी है कि इनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लिखा ही है। और जब जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। वो कंट्रोलिंग में इंस्ट्रक्शन अभी दूंगा आपको। देवगति में परिग्रह संज्ञा है। इसका मतलब है ये कोई व्यक्ति गलत है ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर ये परिणाम है संज्ञा का, मैथुन संज्ञा का। इसे कंट्रोल कैसे करें, आचार्यों ने इसकी बहुत चर्चा की है। हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे को सील व्रत दिलाने का विधान है।
8 से 11 साल के बच्चे को, आपको याद दिलाता हूँ, अकलंग निकलंग छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके माता पिता ने अष्टांगा में, चातुर्मास की अष्टांगा, चातुर्मास के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया माता पिता ने। तो दोनों बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, तो उनसे कहा बेटा तुम भी ले लो, संस्कार डालने के लिए उनसे तुम भी ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम भी ब्रह्मचर्य से रहेंगे। दोनों ने ब्रह्मचर्य ले लिया। मैंने आप ऐसी कितनी कहानियां पढ़ लोगे जिनागम में कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य दिला दे रहे। यदि आप भारतीय कल्चर में देखें तो विद्यालय में एक विद्यार्थी जीवन पर निबंध आता था, आजकल तो पता नहीं खत्म सा हो गया, विद्यार्थी जीवन। उसमें जीवन के 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था ब्रह्मचर्य आश्रम। जब तक आपकी शादी नहीं होती है, आप स्टूडेंट हैं, तब तक आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। आपने देखा होगा, सीरियल में तो देखा ही होगा, हिंदुओं के बहुत चित्रों में आपने देखा होगा कि उन बच्चों को सिर मुंडा देते थे, छोटे बच्चों को विद्यालय आश्रमों में पढ़ते थे, सिर मुंडा रहता था, कोई मेकअप कोई श्रृंगार कुछ नहीं करते थे, और बच्चे सादा वस्त्रों में रहते थे और बहुत मर्यादाओं में रहते थे, चटाइयों पर सोते थे। माने उस जमाने की इतनी अच्छी बातें थी, उनको तो हम ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते और आज चाहे करके भी लागू नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मचर्य हम कितनी हद तक पालन करना चाहिए, कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, इन 3 टॉपिक पर अभी चर्चा करेंगे। कितने हद तक आज करा सकते हैं, कितना करना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, इन 3 पॉइंटों पर आप विचार करना। बराबर है। आइए, तो हुआ क्या कि ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, उसी ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा थोड़ी सी हम करते हैं। सबसे सिंपल नियम है, शील व्रत कहलाता है। आप लोगों में से जितनों का विवाह हो गया है, विवाह के समय ही आपको पंच परमेष्टि की साक्षी में एक नियम दिया जाता है, उसी का नाम है शील व्रत। शील व्रत के बिना यहाँ कोई नहीं बैठा, सबने भगवान की साक्षी में एक नियम लिया है। और मैं आपको बताता हूँ उसका एक नियम। पत्नी पति से एक वचन लेती है विवाह करने से पहले और राउंड लगाने से पहले, आप मुझे वचन दो कि मेरे सिवाय सभी को आप माता, बहन और बेटी के समान समझोगे। तो पुरुष की तरफ से भी एक वचन आता है, तो तुम भी मुझे एक वचन दे कि तुम मेरे सिवाय सभी को भाई, पिता और पुत्र के समान समझोगे। आप देख लेना, आपको याद होना चाहिए वैसे तो लेकिन ये है, इसका मतलब शील व्रत कहलाता है। अब आज की तारीख में इस नियम का पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसे तो ऐसा है कि यस करना ही है बस, ओके ओके ओके। और मैं आज कहूँ तो 7 वचनों में से पता नहीं कितने वचनों का पालन कर रहे हैं, ये भी मुझे कहूँ ना तो शर्म आए। मैंने आजकल की लड़कियां जो शादी करने के पहले से ही बॉयफ्रेंड बना रही हैं। बॉयफ्रेंड का मतलब आप आज की तारीख में तो नहीं समझता था, लेकिन 2-3 साल से समझने लगा मैं। 2-3 साल तक तो मैं समझता था साथ साथ पढ़ना माने बॉयफ्रेंड, लेकिन आज की तारीख में यदि कोई लड़की कहती नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आजकल इसका मतलब है इलीगल हस्बैंड। इसलिए बहनों को अपने हस्बैंड को बताने से पहले बहुत सोचना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसे यदि कोई लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज की तारीख में इतने खतरनाक अर्थ हैं इसके। मैं इस पर तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुके हो, मुझे तो सलाह देनी वो इधर से दूंगा आपको। क्या बात कह रहे थे हम, कौन से टॉपिक पे से कह रहे थे, 1 मिनट वाली खास बिंदु पे से इस पे आ गई थी बात। चलो जो भी है, हाँ शील व्रत। तो आज 7 वचन का भी उल्लंघन हो रहा है, ये कहना चाह रहा था। आजकल मैं कितनी महिलाओं को, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, चैटिंग और सेल्फी और उसके नाम पर जाने कैसी कैसी बातें शेयर कर लेती हैं आपस में, लिखित में शेयर कर लेती हैं चैटिंग के नाम पे, और बोल करके शेयर कर देती हैं, और वहां पर वो सारे 7 वचनों का उल्लंघन है। पंच परमेष्टि की प्रतिज्ञा तोड़ने जैसी बात है, चोरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चोरी शब्द कहा था, इसके लिए ये चोरी है। सुनो, एक भी महिला वर्ल्ड में सुखी हो तो मुझे बता देना। ऐसे कदम उठाने से पहले, ऐसी बातचीत चैटिंग करने से पहले आप मुझे पहले सिद्ध करके बता देना कि कोई सुखी हुआ हो। जब से मोबाइल, व्हाट्सएप और चैटिंग चालू हुई है, आपको पता है आश्चर्यजनक रूप से भारत में डाइवोर्स, मर्डर और सुसाइड, ये 3 अपराध बढ़ गए हैं। बहुत तेजी से रेट बढ़ गई। हर 5 दिन में 7
डाइवोर्स इंदौर की कोर्ट में, इंदौर की कोर्ट की बात कर रहा हूँ, 5 दिन में 60 डाइवोर्स हो रहे, 25 to 35 ईयर्स के बीच के। एक जमाने में हमने डाइवोर्स सुना नहीं था कभी, और आज तो डाइवोर्स ऐसी बात हो गई। मेरा मतलब यह है कि बहुत समझने की ज़रूरत है, इसलिए इंस्ट्रक्शन हम आज आपको पढ़ा रहे हैं सारे के सारे, आप इनको समझ लें, सीलबद्ध का पालन करें। आज एक और बात सुनने को मिली, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि जो बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, जो ICICI बैंक वगैरह बड़े बड़े बैंकों में, इंटरनेशनल बैंकों में काम कर रही हैं, बड़ी पोस्ट पर काम कर रही हैं, 8-8, 10-10, 12-12 लाख कमा रही हैं, वो लड़कियां या तो शादी करना नहीं चाहती, या शादी करती हैं तो उनकी पहली शर्त होती है, शब्द बोलने में मुझे बुरा लग रहा है, हालांकि 1% भी लड़कियां नहीं होंगी पूरे देश में इस समय ऐसी, और जैन समाज में तो नहीं होंगी। फिर भी मैं इसलिए अवेयर करने के लिए आप सबसे कह रहा हूँ, जो बात मैंने आज सुनी है, वो लड़की का ये कहना है कि मुझे सैटरडे संडे वाला पति चाहिए, मैंने 5 दिन मैं स्वतंत्र रहूँगी, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मुझे अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए। मैंने अब ऐसे दिन भी आ रहे हैं लिव इन रिलेशन में। मैं फिर कहता हूँ, आज अपनी बच्चियों को माँ बाप के साथ रख कर के ही पढ़ाना चाहिए। आप अकेला भरोसा करके बॉम्बे, बेंगलोर, मैसूर कहीं भेज दो, जॉब के लिए अकेला भेज दो, आपको पता भी नहीं लगता कब वो लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लिव इन रिलेशन में रहना अपराध नहीं है, दोनों मिलकर के सहमति से पाप करते रहें जिंदगी भर, कोई अपराध नहीं है भारत की नज़र में, मैंने कानून की नज़र में। लेकिन क्या कहें हम आपको, इन बच्चियों से पूछो कि सीता की तस्वीर बना के दिखाओ हमें। इनकी नज़रों में सीता, अंजना, द्रौपदी मेरे ख्याल से बहुत गंदी तस्वीर होगी इनके दिमाग में। तो ये मैं सलाह करता हूँ, बच के रहें, बचा के रहें। क्यों, और उसके आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सीलबद्ध की मूल नियम की चर्चा करता हूँ। 5 नियम इसके मूल हैं, 5 नियम मूल, ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ बेटे, उपयोग लगाना। नींद आ रही है, सोचने में लग गए। एक्चुअली मेरी चर्चा खतरनाक है, आज आप फ्लैशबैक में बहुत चले जाओगे और मेरा 5% प्रवचन सुन पाओगे, बाद में सुनोगे तो 5% बढ़ते बढ़ते शायद 100 तक पहुंच जाओगे। थोड़ा खतरनाक टॉपिक है मेरा, क्योंकि मैं मात्र ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मेरे यूँ समझो कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ, मैं दूरदृष्टा या चिंतक भी हूँ, मैं सामाजिक चिंतक हूँ। तो मैं दूरदृष्टि से आपको ये बात बता रहा हूँ। ये चीज़ आप बार बार सुनना और जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना। इसके पेपर्स भी हम आपको पहुँचा रहे हैं मोबाइल में आपको, तो वो आप पढ़ना अच्छे से। 5 नियम इसके हैं, पूरे इतिहास को खंगाल कर हम आपको बता रहे हैं 5 नियम। जीवन में पर स्त्री सेवन, पर पुरुष सेवन, वेश्या सेवन कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, ये पहला नियम है और ये आपको उसी समय दिला दिया जाता है। नंबर 2, जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। विवाह के बाद अब विवाह कर लिया तो तीसरा नियम, विवाह के बाद धार्मिक क्षेत्रों को, मंदिरों को, तीर्थ क्षेत्रों को, धर्मशालाओं को हनीमून स्पॉट नहीं बनाना। सस्ती धर्मशाला और सस्ता भोजन पा करके धर्मशालाओं का इस्तेमाल, डबल बेड का इस्तेमाल, लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल इन कामों के लिए नहीं करना। ये 3। चौथी बात, कभी भी सेक्सी गालियां नहीं बकना। अपने बच्चे गाली देते हो तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल। हमारे यहाँ स्कूल में नियम है कि यदि बच्चे ने गाली दी है तो हम उसे निकाल देते हैं। फिर उनके माँ बाप आते हैं, आप हमारे बच्चे को आप भर्ती कर लो, अब नहीं देगा। तो हम कहते हैं नहीं, वो नहीं देगा, ये तो हमें भी पता है, लेकिन आप नहीं दोगे तब भर्ती करेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जब तुम धड़ल्ले से माँ बहन की गाली बकते हो, और भी गंदी गंदी गाली बकते हो जो मैं बोलना भी नहीं चाहता, इतनी गंदी गाली बकते हो तो बच्चा क्या सोचेगा, और बच्चा यहाँ क्यों नहीं बोलेगा? बच्चे आपस में फिर उतनी गंदी गाली बकते हैं, यदि मैं उसका अर्थ करने बैठ जाऊं तो शर्म आ जाए। एक बाप अपने बेटे को ऐसी गाली देता है जिसके कारण, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहूँ। आप माँ बेटे का रिश्ता कलंकित होता है, जिसमें कभी ऐसी गाली नहीं, कभी मत दो। मैं इसी के लिए अपने माता पिता का बहुत आभार मानता हूँ, मुझे कभी मेरे मुंह पर माँ बहन की गाली आई ही नहीं,
आई ही नहीं, एक बार भी नहीं निकली। पहली बार में धड़ाक धड़ाक मैंने समझ गए, बहुत स्ट्रिक्ट। इस मामले में जो लोग गाली नहीं देते हैं वे तो बचे ही हुए हैं, शाबाश, बच्चों को बचाएं। मेरे पिताजी ने मुझे कैसे बचाया कि मुझे कभी भी सड़क छाप लड़के जो गलियों में खेलते हैं, इधर उधर खेलते कॉलेज स्कूलों में, उनके साथ खेलने नहीं दिया। मुझे स्कूल की जो छुट्टियां लगती ना 2 महीने की, उस समय मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि कम से कम स्कूल जाते थे तो 8 घंटे टाइम पास होता था। लेकिन 2 महीने 3 महीने की छुट्टियों में तो मुझे जेल में बंद रहना पड़ता था। जेल समझ गए, दुकान पर बैठे रहो, अब ना मुझे कुछ करना ना धरना, बस बैठे रहो, बस खत्म। खेल नहीं सकता गली में जाके, कंचा खेलना नहीं आया मुझे, ये पकड़ने ही नहीं आया, पकड़ने ही नहीं, मैं समझते ही नहीं जैसे क्या हो रहा है। वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल से ये फायदा मुझे हो गया। मैंने एक भी जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी, मैंने एक भी पिक्चर उनके बिना पूछे नहीं देखी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल से मुझे ये फायदा हुआ। ऐसा कहकर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बच्चों को बड़े, अब आप बच्चे तो थोड़ा और हाइपर टेंशन वाले हैं, आपको बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा। एक गाली नहीं बके, सिखाएं भी नहीं। 4 लड़के मोहल्ले में बच्चे को बुला दी, जरा मर्द बन, बोल बोल, ऐसे सिखाते हैं गलियों में मोहल्ले में। आप अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। ये 4 बात हो गई। अभी 5वीं बात ये है कि आपकी शादी हो गई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम अष्टांग का 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी, आप संयम का पालन करने की चेष्टा करें। रति चर्चा नहीं करें, फालतू की बातें नहीं करें। इसी में मैं ये नियम जोड़ता हूँ आपको कि आप पति पत्नी हजारों फोटो खींचो, अपनी लाखों सेल्फी खींचो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भगवान को पीठ दे करके सेल्फी कभी मत खींचो। भगवान को पीठ भी दे करके सेल्फी कभी मत खींचो। मैंने इस तरह के काम से बच के रहो। तो ये हुए मेरे 5 नियम। इनमें से कोई कठिन हो तो बता दो, कोई कठिन हो तो थोड़ा विवेक रखें। सेल्फी खूब खींचो ना, कौन मना कर रहा है, खूब फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों से बच करके रहें। क्योंकि मैं सच कहूँ, उससे नुकसान मैं बता रहा हूँ। आप कल्पना करो, आज गोमटेश्वर बाहुबली के सामने कोई भावलिंगी संत विराजमान होकर ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो आएगा वो यही नटखट करेगा सब। क्या तो सेल्फी खींचेंगे? नहीं तो भैया ये बटन दबा देना जरा। जी क्या तरीका हुआ। मतलब इतनी मैं अपनी बात कहता हूँ ना, मैं किसी समय तीर्थ क्षेत्रों में बहुत प्रवास करता था, भगवान के सामने बहुत बैठता था, लेकिन आज की तारीख में आप सम्यक शिखर जी किसी भी वेदी में नहीं बैठ पाता। मैं टोंकों पर, किसी टोंक पर नहीं बैठ पाता। मैं 1 महीना रहता हूँ सम्यक शिखर जी में, लेकिन टोंक पर 1 दिन जाता हूँ, वो भी तब जाता हूँ जब कोई नहीं होता। मैं जाता हूँ 12-1 बजे भोजन करने के बाद, जब सब हट जाएंगे तब। ऐसा करना पड़ता है मुझे। और फिर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक जाते हैं, फिर आ जाते हैं लौट के। क्या करें, ठहरने की व्यवस्था मिलती है तो कभी 2-3 दिन ऊपर ठहरते भी हैं। मेरा मतलब मैं अपनी पीड़ा सुना रहा हूँ आपको। रास्ते में गंदे गाने बज रहे हैं, 4 से 8, 10, 12 लड़के लड़की जा रहे हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से गाना गाना, वो सारी हरकतें। मैंने तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रा करना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, आप साधना नहीं करने जा रहे तो साधना के क्षेत्र में कम से कम दिगंबर मुनि भगवंतों के लिए, ध्यान लगाने वालों के लिए, जहाँ वे केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, मोक्ष प्रकट करते हैं, आप उनकी साधना की जगह को अपवित्र मत करो। इतनी बात सामान्य हुई, ये इतना नियम है। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से अब नहीं बचती है। चर्चा तो बहुत हो सकती है। अब आ जाओ सावधानी। सावधानी, अमेरिका की रिपोर्ट है, मेरे पास लिखित रिपोर्ट है उसकी, अमेरिका की। हालांकि है तो अपने ही जन शासन की, लेकिन उन्होंने भी कही, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। आप लोग इसलिए ध्यान से सुन लो इस बात को कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने प्रूव करके बताया अपनी यूनिवर्सिटी से कि बच्चे जिनके बीच में रहते हैं उन्हीं के बीच में एक साइकोलॉजी है, वो अपना लाइफ पार्टनर खोजते हैं। उस पूरी रिपोर्ट का सार है, पूरी रिपोर्ट सर्वे का सार है कि बच्चे जिनके बीच में रहते हैं उन्हीं के बीच में अपना जीवन साथी खोजते हैं।
इसीलिए आपने खूब देखा होगा, जो बच्चे जिनके साथ पढ़ रहे हैं, बच्चियां जिनके साथ पढ़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क उनको जॉइंट मिलता है, लड़के लड़कियों को एक साथ उठना बैठना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है, हंसना बोलना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, कई बार लेट नाइट तक रहना पड़ता है। ऐसे में बच्चा एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, लगता है इससे अच्छा मेरा हितैषी नहीं हो सकता कोई। विदेशों में जितने लड़के गए जैन समाज के अथवा औरों के भी, इंटरकास्ट मैरिज हो गई। क्यों हो गई? उन्हें ऐसा लगता है इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। पिताजी कह रहे बेटा एक से एक मिल जाएगी, नहीं पापा अननोन पर्सन से शादी क्या करना। अब नॉन पर्सन के चक्कर के साथ में 18,500 वर्ष के लिए जनरेशन में अब सम्यक दर्शन का रास्ता खत्म, भावलिंगी संतों को आहार देने का रास्ता खत्म। बे बच्चे ध्यान से सुनना, कल्पना करो 3 साल से लेकर के 22-23 साल तक बच्चे को वहां पढ़ने जाना है, अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, जहां जहां पढ़ने जा रहे हैं, वे सब मांसाहारी 99%। हमारा बच्चा स्कूल जाएगा ना यहाँ सूरत में, तो आप क्या बोलोगे नितिन? बेटा आलू शेयर नहीं करना, आलू शेयर नहीं करना। वहां ये कहना पड़ता है बेटा उनका अंडा शेयर नहीं करना, बेटा उनका मांस नहीं खाना, आमलेट नहीं खाना। और वहां मैडम स्ट्रिक्ट, शेयर करो, मिलजुल कर खाना सीखो। बच्चा भ्रष्ट होता चला जा रहा है। 3 साल का बच्चा कब तक लड़ेगा वहां से? आलू प्याज से कब तक लड़ेगा वो? 99% सब वही खाने वाले, वही बातचीत करने वाले, वही का वही माहौल है। वो बच्चा कैसे स्ट्रगल करेगा? आप नहीं रह पाते गलत माहौल में, जरा में आप भ्रष्ट हो जाते तो वो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं जितने लोग विदेश गए हैं, मैं सबसे कहता हूं अपने देश में रूखी छाछ रोटी मिले तो भी अपने देश में रहो, अपने समाज के बीच में रहो, अपने मंदिर के पास रहो, अपने सत्संगति में रहो, तो ही आपकी बच्चे की सुरक्षा है। बाकी सुरक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोई माई का लाल करके बताए। आप इतना कह सकते हो पंडित जी वो 7 दिन में एक बार मंदिर चला जाता है, 2 बार चला जाता है, व्हाट्सएप पे सुन लेता है, क्या कहलाता है वो, इंटरनेट पे सुन लेता है। अरे सुनना से काम थोड़ी होता है। आज तक एक को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ व्हाट्सएप से, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होता किसी को। उसके लिए लाइव चाहिए, लाइव प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, सदगुरु चाहिए प्रत्यक्ष में। तो एक ही पीड़ा बहुत भयंकर है। अब कहां तक बच्चा स्ट्रगल करेगा? वो हो ही जाएगा, बदल ही जाएगा, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना। एक काम करो, 14-16 साल के बच्चे को पूछो इंडिया चलना है, आते से ऐसे बोलेगा, ऐसे जैसे बिल्कुल फॉरेन कल्चर में रंगा हुआ। ओहो कैसा है इंडिया, पापा स्कूल कैसा है ओ पापा यहाँ तो टीचर बहुत रद्दी है। माने पूरा भारत, आप समझते हो ये देशद्रोह है। जिस भारत ने आपको जन्म दिया, जिसने आपको समाज दी, संस्कृति दी, स्वास्थ्य दिया, अपनी पहचान दी, आइडेंटिटी दी, आप क्या सोच रहे हो? अमेरिका गए थे, आपकी वो जांच पड़ताल नहीं हुई जो अब्दुल कलाम की हो गई थी, तुम्हारी फिल्मी हीरो की हो गई थी फेमस, एक मंत्री की भी हो गई थी। वहाँ 3 घंटे रोक लिया था चेक पोस्ट पर अमेरिका में। सुनो, हमारे लोग लंदन गए थे, चेकिंग तक नहीं हुई। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा ऐसी घटना। दिल्ली विश्वास नगर के लोग यात्रा करने गए तो उन्हें बेंगलोर जाना था हवाई जहाज से, हवाई जहाज से। अब 3 हवाई जहाज बुक कर लिए, टिकट बुक कर ली सब में, 3 हवाई जहाज। अब जिस समय उनको आना था तो जिनको जाना था वे आए नहीं, और जिनको नहीं जाना था वो आ गए, और प्लेन छूटने वाला। तो उनको रिक्वेस्ट की, साहब ऐसी ऐसी बात है कि जिनको आना था वो आ नहीं पाए, और जो नहीं जाना था उन्हें आ गए। आप कल्पना कर सकते हो? उन्होंने कहा ठीक है, जो आ गए उन्हें बिठा दो, उन्हें हम पहुंचा देंगे। बाद में जो आए उन्हें दूसरे प्लेन से पहुंचा दिया। आप कल्पना कर सकते हो 3 प्लेन की व्यवस्था ऐसे हुई। जैनों का भरोसा देखो आप, जैनों का चेकिंग नहीं होता कहीं पूरे वर्ल्ड में। मुझे तो इतनी खुशी होती है, आपको खुशी होनी चाहिए। हवाई जहाज के पूरे वर्ल्ड के हवाई जहाज के जो मेनू होता है भोजन का, क्या कहलाता है, भोजन का पेपर, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी कुछ होता होगा फॉर्म, उस पर और सब मील के साथ ये नहीं लिखा ये सिंधी मील, ये हिंदू मील, ये फला मील, ये भला मील। एक ऑप्शन दिया जाता है जैन मील, जबकि हम वर्ल्ड के तो छोड़ो, भारत में भी 0.5% से कम है। ये हमारे लिए कितना बड़ा तिलक है पूरे वर्ल्ड के सामने।
कि बाकी सबको 2 खाते में डाल दिया, वेज और नॉन वेज, और तीसरा जैन। ये हमारा भाग्य देखो आप। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ, अपनी गरिमा अपनी संस्कृति को समझो और बनाए रखो ऐसे, कभी ऐसे काम मत करो। क्या बोल रहा था मैं, फिर भूल गया इस चक्कर में। मैं अच्छा पॉइंट चल रहा था, ठीक है, जितने चल रहे हैं और चलते चले जाओ। तो एक सावधानी ये रखें। और दूसरी बात, मैंने अपने बच्चों को विदेशी कल्चर में बिल्कुल ना रंगे, कम खा लें, रूखा खा लें, लेकिन अपने बच्चे को रत्नत्रय करोड़ों अरबों रुपए की निधि से बड़ी चीज़ है अपने देश शास्त्र गुरु के चित्त में बसे रहना, 18,500 वर्ष तक मुनिराजों का प्रवेश अपने घरों में होते रहना, उन्हें आहार दान देते रहना, और अपनी संतान भगवान बने, इसके सामने वो डॉलर कुछ भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, मम्मी पापा ही मतलब मॉडर्न हो गई सारे। मम्मी पापा ही कहती है इसमें क्या है, मॉडर्न कल्चर है, इसमें क्या है, मॉडर्न कल्चर है। तो मॉडर्न कल्चर पे मैं कहो तो 1-2 घंटे 3 घंटा बोलूँ आपको, जो आप मॉडर्न कल्चर कह के छोड़ रहे उसका रिजल्ट क्या है। कुछ पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँगा, यही बातों में आप समझना। लोग कह रहे हैं साहब कानून बन गया, 12 साल की लड़की के साथ कोई करेगा तो उसे फांसी लग जाएगी, 16 साल की लड़की वाले को 20 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ, जिस संज्ञा है ना इतनी हावी है, इतने दिनों में कितनी फांसी हो गई, कितने केस हो गए, कितने प्रदर्शन हो गए, कितनी घटना घट गई, इसके बावजूद ये घटनाएं बढ़ती जा रही। मैं जैन शासन की भाषा में कहता हूँ आपको, कामांधकार ऐसा होता है, काम रूपी अंधकार ऐसा होता है जिसमें रीति रिवाज, धर्म, कर्म, नरक, पाप, पुण्य और आखिरी में कानून कुछ याद नहीं रहता। ये इतना भयंकर अंधकार है, इसमें आप कितने ही बढ़िया बढ़िया कानून बना लो, मैं लिखित गारंटी देता हूं कि वर्ल्ड में ये केस नहीं रुकेगा। 4 साल का बच्चा कानून कैसे जानेगा बताओ। 8 साल का बच्चा जो 24 घंटे पिक्चर देख रहा है, वीडियो पे, उस पर क्या कहला है, टेलीविजन पर ऐसी ऐसी फिल्में देख रहा है, बताओ उस बच्चे को क्या मालूम तुम्हारा कानून क्या है, इस बच्ची को क्या मालूम वो कानून क्या है। ये लाइन मेरी बहुत ध्यान से सुनना, कामांधकार इतना भयानक अंधकार है जिसमें कुछ सूझता नहीं है। हो सके तो हर बच्ची को ये नहीं समझना चाहिए कि पुलिस का रक्षा करेगी। एक घटना मैं सुना रहा हूँ आपको, 1 तारीख को, अभी 1 तारीख को मेट्रो ट्रेन में कलकत्ता में एक कपल या वही लवर 10 बजे रात को ऐसे उनको कहते इंग्लिश में हक कर रहे हो, ठीक, बुजुर्ग लोग थे, अच्छा नहीं लगता, घर पड़ा है, कमरे पड़े हैं, होटल पड़ी, तुम जहाँ ठहरे हो वहाँ पड़ी है, मैंने इतने लोगों के बीच में 8 साल का बच्चा भी खड़ा है, 12 साल का बच्चा खड़ा है। आज मैं सच कहता हूँ, तुमने देखा कि नहीं, देखा ही होगा, मैं भी रेल में देख रहा हूँ, मुझे रेल में चलना मुश्किल हो गया अब। मैंने इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें घर ही नहीं हो। बच्चे क्या सीखेंगे। आज हम जी 4 साल के बच्चे को जेल में बंद कर रहे हैं, जेल में तो इन्हें बंद करना चाहिए। अब मर्यादाएं नहीं रही, संकोच नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बच्चा मरे या जिए। 2 साल का बच्चा बैठा देख रहा, क्या देख रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने किया, बुजुर्ग लोगों नाराज हुए, डांट फटकार करी, 2-4 हाथ भी खींच दिए और अगले स्टेशन में उतार दिए। अगले दिन लड़के लड़कियों ने प्रदर्शन किया, हक फ्री और गले मिल मिल के दिखा रहे, और सेल्फी खींच खींच के डाल रहे। अब ये जो लड़के लड़की हैं ना, और जो रात को 12 बजे फ्री, हम रात को 12 बजे घूमेंगे, चाय जैसे कपड़ों में घूमेंगे, कम कपड़ों में घूमेंगे, और जब एक कांड हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि एक लड़की के इलाज कितने पुलिस रखें, एक लड़की के लिए कितने पुलिस वाले लगाए अपन सबके साथ। मर्जी से तब तक कोई खतरा नहीं, मर्जी से नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई तो आप कह रही हो बलात्कार हो गया, अब भला हो गया। हमें ये बताओ कि कौन सा प्रशासन आ जाए भारत का कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी एक बहुत अच्छा लेख छपा था अभी वेद प्रताप सिंह का दैनिक भास्कर में, इसी घटना को लेकर के, देश का कोई कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता, बचाव में ही हमारी सुरक्षा है। बच्चे बच्चियों के सामने कह रहे हैं बचाव में ही हमारी सुरक्षा है। गवर्नमेंट कर सकती हो तो इतना करने की कोशिश करे कि इंटरनेट कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, गंदी फिल्में कैसे कंट्रोल हो सकती है, मोबाइल पर कैसे कंट्रोल हो सकता है,
इस पर बहुत बड़े बड़े सेमिनार होने चाहिए, माँ बाप को विचार करना चाहिए और मॉडर्निटी के नाम पर बच्चे को इसका हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज फिर आप तैयार रहो, विस्फोट बिल्कुल तैयार है आपके घर में, किसी भी दिन आपके सामने आपकी बच्ची लवर के साथ आपके सामने कुछ करेगी। ये आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन चालू हो चुकी है बातें, क्योंकि बच्चे बच्ची कमाने लगे दोनों, 25-25 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, उन्हें माँ बाप की कोई केयर नहीं। जॉइंट फैमिली नहीं बची, किसी का भय नहीं बचा। मम्मी पापा, बच्ची को अच्छी तरह से पता है कि पापा इस समय कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं। बच्ची बिल्कुल खुलेआम सड़कों पर घूम रही है अपने फ्रेंड के साथ, बिल्कुल आप अलग से समझ जाओगे, सारी मोटरसाइकिल में बैठ के घूम रहे हैं आराम से, बाग बगीचों में घूम रहे आराम से। उसे पता है बाप को पता ही नहीं लगना है, माँ को पता ही नहीं लगना है, क्यों? सिंगल फैमिली है। आप कल्पना करो, जिसकी इकलौती बच्ची हो, एक ही संतान हो, मम्मी पापा के कितने अरमान होते हैं शादी करने के, उसके अच्छी शादी करेंगे, ऐसा करेंगे। एक ही लड़का है, बहुत अरमान होते हैं, ऐसे शादी करेंगे। 25 साल बाद अचानक उनके अरमानों का खून हो जाता है। मम्मी पापा दोनों क्या कह दें आपको, मंदिर जाने में तकलीफ, लोगों के फ़ोन आए तो तकलीफ, पड़ोसियों से तकलीफ, पूरी ज़िंदगी घुट घुट करके मरना पड़ता है, ये समझो आप। कई बार मजबूरी में ऊपर से हंसते हुए भी दिखाई देते, लेकिन अंदर से पीड़ित होते हैं भयंकर। लेकिन ये धुआं आज उनके घर से उठा होगा, उनका मजाक मत उड़ाओ। उनके घर में इंटरकास्ट शादी हुई होगी, उनका मजाक मत उड़ाओ। 4 साल के इस बच्चे ने गलती करी, इसका मजाक मत उड़ाओ। कहीं उसी बैकग्राउंड में हम तो नहीं जी रहे, कहीं ऐसे ही हमारे घर की स्थिति तो नहीं हो रही हमारी। मैं आपको बताता हूँ बस छोटी सी बात। आजकल मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम स्कूलों में छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों को साथ बैठना कंपलसरी कर दिया, हाथ रखना कंपलसरी हो गया, साथ साथ जॉइंट गेम खिलाना कंपलसरी हो गया। ऐसे ऐसे गेम कि लड़की वहाँ मेकअप का सामान लिए बैठी है नासिक के स्कूल की सुना रहा हूँ। लड़का वहाँ से दौड़ता हुआ आएगा, कक्षा 2 या 3 का, 5 का, फिर वो मेकअप करेगा उसका, फिर दोनों हाथ पकड़ के दौड़ेंगे। एक गेम चल रहा है वहाँ पर। जी क्या सिखाना चाह रहे बच्चे को? साथ बैठना क्यों जरूरी है? कोचिंग में बच्ची की जांग पे हाथ रखने की क्या जरूरत है? नहीं, वो डाइल्यूट होते हैं, फ्रैंक होते हैं, फला होते हैं, छिप कर ज्यादा अपराध होते हैं, खुलेआम नहीं होते। जी एक नई परिभाषाएं रख दी सामने। मैं तो इतनी गंदी गंदी पिक्चर बता रहा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। इंग्लैंड में 11 साल का बच्चा 27 साल की टीचर से बाप बना, पूरा उत्सव मनाया गया, वाह हमारा 11 साल का बच्चा मर्द, और उसके बच्चे को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, बड़ा उत्सव मनाया गया उसका। हमारे यहाँ सुनने में, कहने में शर्म आती है हमको। वहाँ के स्कूलों में कंडोम मशीनें लगा दी गई। दिल्ली के स्कूल में कंडोम मशीन लगा रहे थे 8 साल पहले, जब जनता ने विरोध किया तो नहीं लगाई। मैंने जी क्या फैलाना चाह रहे हमारा विदेशी कल्चर? कॉन्वेंट स्कूल जी क्या फैलाना चाह रहे जी? सारे DPS है जो भी हों। 8 साल का बच्चा अपने आप ही बंदूक चलाने लगा। 8वीं के बच्चे ने गोली मारी, 2 बच्चे ने कत्ल कर दिए छोटे छोटे बच्चों का। एक प्रद्युम्न कांड हुआ, एक वो कांड हुआ। काय के लिए? केवल इतने से के लिए कि वो पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, छुट्टी हो जाए। क्या गजब! देखो बच्चे बच्चियों की निर्दयता देखो। आप समझ रहे होंगे ये निर्दयता इतने जैसे बच्चों को कौन ने सुनाई होगी? माँ बाप ने तो नहीं कहा होगा। अब बस थोड़े में इतना कहता हूँ, एक तरफ टेलीविज़न, एक तरफ तुम्हारा इंटरनेट, एक तरफ मोबाइल, एक तरफ मम्मी पापा की स्वच्छंदता, चैटिंग। मैं जानता हूँ जैन समाज में अभी कम होगी, है तो सही, कम होगी। बहुत सिविलाइज्ड लोग, अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अच्छे लोगों, पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब भी देश में अनाचार फैलता है तो उसमें सज्जनों की निष्क्रियता का रोल होता है। क्या बोल गए हम? जितना अराजकता दुर्जनों से नहीं फैलता, अराजकता दुर्जनों से नहीं फैलती, सज्जनों की निष्क्रियता से फैलती है। यदि हम सब सज्जन हैं तो एक संकल्प करें, हम अपने बच्चों को तो बचाएंगे, अपने मोहल्लों को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपनी समाज को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। और इसके लिए बहुत अच्छी बात दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत लिखित दे रहा हूँ, लिखित। आप जो जो अच्छे मैटर लगे उसमें रोज़ SMS करें, रोज़ फैलाएं, उन बातों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी
ध्यान रखना, आप केवल अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हो, माहौल में आपका बच्चा बचेगा। क्या बोला हमने? आप अपने बच्चे को अकेले बचाना चाहोगे, जिंदगी में नहीं बचेगा, क्योंकि माहौल उसे दोस्तों का ही चाहिए, स्कूल का ही मिलेगा उसे तो माहौल, कॉलेज का ही मिलेगा, वो इंटरनेट का ही मिलेगा। आप ये सोचिए उसे माहौल कैसे अच्छा मिले। अंतिम बात कह करके मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरा भतीजा है छोटा सा, सेकंड थर्ड में ही पढ़ता होगा, तो उसकी मम्मी यही शिकायत करती है, जब देखो जब वीडियो गेम खेलता रहता है, मोबाइल से खेलता रहता है। मैंने कहा कि इसको अकेला छोड़ते हो ना, इसलिए खेलता है। सभी लोग सुनना ध्यान से, यदि आपके घर में अकेला बच्चा है तो मम्मी की जिम्मेदारी है कि वो टीवी ना देखे, लेकिन बच्चे के साथ खेले, बच्चे से बातें करे, स्टोरी सुनाए, उसके साथ खेल कूद करे। पापा आए तो उसके साथ खेलें। मम्मी टीवी देख रही या चैटिंग कर रही, आजकल ऐसा हो गया, मम्मी इधर चैटिंग कर रही, लड़की उधर चैटिंग कर रही, लड़का उधर चैटिंग कर रहा, बाप इधर चैटिंग कर रहा है। फुर्सत ही नहीं छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जिस दिन मैंने देखा घर में 4 बच्चे आ गए, उसे मोबाइल दिया तो भी नहीं मोबाइल से खेला, वो 4 बच्चे बराबरी से खेल रहे थे। घरों में कम बच्चे होना भी ये बहुत बड़ी तकलीफ है। 4 बच्चों का माहौल उन्हें मिलना चाहिए, और जॉइंट फैमिली में मिल जाता था। अब जॉइंट फैमिली नहीं रही तो बच्चे बिगड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा उनके पास। खैर जैसा भी हो, आप मोहल्ले के बच्चों को साथ दें, मोहल्ले के बच्चों को सुधारें, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और बाकी चर्चा फिर करेंगे अपन। ओम नमः शिवाय।